दोस्तों सोचो, एक तरफ इंडिया 5G, यूपीआई, डिजिटल इंडिया और सुपर पावर बनने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हैं। किसी के हाथ में स्मार्टफोन है तो किसी के कंधे पर खाली सिलेंडर, और सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर में ये हो क्या रहा है। क्या इंडिया में फिर से नोटबंदी जैसा सीन वापस आ गया है? क्योंकि उस टाइम पर लोग पैसे के लिए लाइन में लगे थे और आज किचन चलाने के लिए फिर से लाइन में लगे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सच में एलपीजी की इतनी बड़ी शॉर्टेज आ गई है या फिर वॉर, पैनिक और ब्लैक मार्केटिंग ने मिलकर सिचुएशन को और बिगाड़ दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे गैस सिलेंडर क्राइसिस हुआ कैसे, वॉर का इंडिया के किचन से क्या कनेक्शन है और लोग लाइन में क्यों खड़े हुए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये सिर्फ टेम्परेरी प्रॉब्लम है या फिर सिस्टम की बड़ी वीकनेस एक्सपोज हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। दोस्तों सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर करते हैं, ये वीडियो कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली हवा नहीं है। प्रॉब्लम रियल में है। गवर्नमेंट को खुद लोगों के सामने कहना पड़ रहा है कि पैनिक मत करो, मतलब कि डर इतना बढ़ गया है कि लोग नॉर्मल बुकिंग के अलावा भी एक्स्ट्रा सिलेंडर लेने लगे हैं, जल्दी बुकिंग करवाने लगे हैं और सिलेंडर का स्टॉक करने लगे। और जब करोड़ लोग एक साथ डर जाएं तो सिस्टम पर प्रेशर और बढ़ जाता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी कॉलोनी में पानी नॉर्मल आ रहा हो लेकिन अचानक से र्यूमर फैल जाए कि कल से पानी बंद हो जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे? सब लोग बाल्टी, टैंकी और बॉटल भरना शुरू कर देंगे और फिर जो नॉर्मल सप्लाई थी वो भी कम पड़ने लगेगी। गैस सिलेंडर के साथ भी दोस्तों ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ शॉर्टेज की नहीं है, प्रॉब्लम फियर की भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग बोल रहे हैं वॉर तो बाहर हो रही है, उसका इंडिया के घर के चूल्हे से क्या रिलेशन? अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि इंडिया जितनी एलपीजी यूज करता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। मतलब हम पूरी गैस खुद प्रोड्यूस नहीं करते और जो इम्पोर्टेड एलपीजी आती है उसका मेजर हिस्सा मिडिल ईस्ट साइड से आता है। अब सोचो, जहां से गैस आनी है वहीं वॉर हो जाए, टेंशन बढ़ जाए, शिपिंग रिस्की हो जाए, रूट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो सप्लाई क्या लेट होगी या नहीं? सप्लाई बिल्कुल लेट होगी, यानी कि मिसाइल चाहे इंडिया में गिरे या ना गिरे, लेकिन उसका इफेक्ट इंडिया की किचन तक आ सकता है। और यही ग्लोबलाइजेशन का सच है। और दोस्तों आज दुनिया इतनी कनेक्टेड है कि दूर की वॉर भी तुम्हारे घर का बजट हिला सकती है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर क्राइसिस का ब्लेम सिर्फ वॉर पर डाल देना इजी होता है, लेकिन पूरी सच्चाई वो नहीं होती। वॉर ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, लेकिन पैनिक ने उस प्रॉब्लम को और बड़ा बना दिया है और ब्लैक मार्केटिंग ने उसे अगली बना दिया है। यानी कि तीन चीजें एक साथ काम कर रही है। पहला सप्लाई डिस्ट्रप्शन, दूसरा पब्लिक पैनिक और तीसरा ब्लैक मार्केट और होर्डिंग। अब ये होता क्या है? जैसे कि लोगों को लगता है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा तो वो आज ही एक्स्ट्रा सिलेंडर सिक्योर करने लग जाते हैं। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि अभी ले लो, बाद में काम आ जाएगा। और फिर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि स्टॉक करके रख लो। और फिर बीच में कुछ लोग एंट्री मार लेते हैं जो क्राइसिस में पैसा बढ़ाने लगते हैं, और इसे बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। क्राइसिस जितना बड़ा, ऐसे लोग उतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ऑफिशियल सिस्टम के बाहर सिलेंडर महंगा मिलने लगा है और फिर सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? ना सबसे अमीर लोग को, ना सबसे पावरफुल लोगों को। सबसे ज्यादा नुकसान होता है दोस्तों मिडिल क्लास, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ब्लैक में बार बार सिलेंडर ले सके, और इतनी पावर भी नहीं होती कि फोन करके डायरेक्ट काम करवा सके। दोस्तों क्योंकि इंडिया में लाइन कोई नॉर्मल चीज नहीं है। स्कूल एडमिशन के लिए लाइन लगती है, रेलवे स्टेशन में लाइन लगती है, हॉस्पिटल में लाइन लगती है, गवर्नमेंट ऑफिस में लाइन लगती है, मंदिर में लाइन, राशन में लाइन। लेकिन जब सर्वाइवल के लिए लाइन लगती है तो प्रॉब्लम इमोशनल हो जाता है। पैसे के लिए लाइन लगना अलग बात है, टिकट के लिए लाइन लगना भी अलग बात है, लेकिन रोटी पकाने के लिए लाइन लगना, ये सीधा घर की इज्जत और स्ट्रेस से जुड़ जाता है। एक फादर अगर सुबह सिलेंडर की लाइन में खड़ा है तो वो सिर्फ गैस लेने नहीं गया, वो एक्चुअली ये इंश्योर करने गया है कि घर में खाना बन सके। इसीलिए ये इशू सिर्फ सप्लाई चेन का नहीं है, फैमिली एंजाइटी का भी इशू है। अगर आप ऐप से बुक करते हो तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, डिलीवरी स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है, अगर बुकिंग डिजिटल है तो डिलीवरी रिलायबल क्यों नहीं है? दोस्तों यही डिजिटल इंडिया का अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड को स्मार्ट बना सकती है, लेकिन बैक एंड वीक हो तो ऐप सिर्फ स्क्रीन पर कंफर्ट देती है, रियलिटी में नहीं। मतलब तुम बुकिंग 10 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन सिलेंडर आने में 10 दिन लग जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या बस डिजिटल दिखी? और दोस्तों इस क्राइसिस ने हमें एक चीज और क्लियर दिखाई दे रही है, और वो है मॉडर्न दिखना और रेजिलिएंट होना दो अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट इस क्राइसिस में क्या कर रही है। ये कहना दोस्तों गलत होगा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मोड में कुछ स्टेप जरूर लिए हैं। स्टेट्स को बोला गया है कि होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर क्लियर नजर, लोगों से पैनिक ना करने को भी बोल दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल फिर से वही आता है, अगर सिस्टम को इमरजेंसी मोड में जाना पड़ता है तो नॉर्मल प्रिपरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग? क्योंकि रियल क्राइसिस के बाद एक्शन लेना एक्शन नहीं होता, वो रियल टेस्ट होता है। क्राइसिस आने से पहले सिस्टम कितना रेडी था? अगर एक एक्सटर्नल शॉक के बाद इतनी जल्दी टेंशन दिखने लगे तो इसका
मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत डिपेंडेंट थे, और डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी रिस्क उतना ही बड़ा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो का बिगेस्ट पॉइंट यही है कि ये सिर्फ एलपीजी क्राइसिस की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है इंडिया की डेली लाइफ कितनी डीपली ग्लोबल सिस्टम से कनेक्टेड हो चुकी है, और अगर ऑयल, गैस, शिपिंग रूट्स, इंपोर्ट्स और जियोपॉलिटिक्स पर स्ट्रेस आता है तो इफेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं दिखता बल्कि किचन में भी दिखने लग जाता है। इसीलिए ऐसे मूवमेंट डेंजरस होते हैं क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बड़ा जीडीपी नहीं होता, डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि क्राइसिस के टाइम पे चीजें कितनी स्टेबल रहती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इसे नोटबंदी 2.0 बोलना सही होगा। लिटरली सेंस में तो नहीं, ये एक्चुअल नोटबंदी नहीं है, लेकिन इमोशनल सेंस में कंपैरिजन समझ आता है। दोनों में क्या कॉमन था? अनसर्टेनिटी, रूमर्स, पैनिक, लाइन और सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन आदमी का फ्रस्ट्रेशन। उससे लोग कैश के लिए लाइन में खड़े थे, आज लोग किचन के फ्यूल के लिए लाइन में खड़े हैं। इसीलिए नोटबंदी 2.0 एक इमोशनल फ्रेज है, ना कि एक सिंबॉलिक फ्रेज। ये बताता है कि इंडिया में जब भी सिस्टम शॉक आता है तो सबसे पहले उसका प्रेशर आम आदमी पे दिखता है, और आम आदमी का प्रेशर लाइन बनकर दिखने लगता है। अगर मैं दोस्तों सिंपल लेसन की बात करूं तो लेसन सिंपल यही बनता है कि एक्सेस इज नॉट इनफ, रिलायबिलिटी मैटर्स। यानी कि सिर्फ कनेक्शन दे देना इनफ नहीं होता, सिर्फ ऐप लॉन्च कर देना इनफ नहीं होता, सिर्फ स्कीम्स को अनाउंस कर देना इनफ नहीं होता। सिस्टम तब स्ट्रॉन्ग माना जाता है जब क्राइसिस के टाइम पर भी डिलीवरी टूट ना जाए। एक मॉडर्न कंट्री की पहचान सिर्फ स्पीचेस से नहीं होती, उसकी पहचान होती है कि वॉर, शॉक, पैनिक और र्यूमर्स के बावजूद उसके सिटीजंस की बेसिक लाइफ कितनी स्टेबल रहती है। और अगर बेसिक किचन फ्यूल के लिए लोग लाइन में आ जाएं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों आज की स्टोरी की बॉटम लाइन ये है कि इंडिया में जो गैस सिलेंडर के लिए लाइन दिख रही है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट शॉर्टेज की कहानी नहीं है, वो 5 चीजों का रिजल्ट है। पहला, ग्लोबल वॉर टेंशन, इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी, सप्लाई चेन स्ट्रेस, पब्लिक पैनिक और पॉसिबल ब्लैक मार्केटिंग। और सबसे बड़ा इशू ये नहीं है कि लाइन लग गई है, सबसे बड़ा इशू ये है बेसिक नीड के टाइम पर भी आम आदमी को अनसर्टेनिटी फील हो रही है। और जब किसी देश के कॉमन सिटीजन को अनसर्टेनिटी फील होने लगती है फिर ग्रोथ के सारे बड़े बड़े स्लोगन थोड़े हल्के लगने लगते हैं। दोस्तों आज सवाल सिर्फ सिलेंडर का है, कल किसी और एसेंशियल चीज का हो सकता है। इसीलिए ये मूवमेंट वार्निंग भी है कि अगर इंडिया को ट्रूली स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सिर्फ डिजिटल और विजिबल डेवलपमेंट नहीं तो रेजिलिएंट डेवलपमेंट भी चाहिए। ऐसी डेवलपमेंट जो नॉर्मल दिन में भी चले और क्राइसिस के दिन में भी ना हिले, क्योंकि सुपर पावर वही होता है जहां पर वॉर दूर हो लेकिन किचन सिक्योर हो। दोस्तों आपके एरिया में गैस सिलेंडर की सप्लाई नॉर्मल है या फिर डिले चल रही है, और क्या आपने भी लाइन या पैनिक बुकिंग जैसा कुछ देखा है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं जहां मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि इंडिया की एलपीजी सप्लाई कैसे काम करती है और फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।